और कार्यक्रम की बेला को हम आगे बढ़ाते हैं। इस समय हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के कमलेश दोहरे जी, साथ ही जो अतिराज खींची जी हैं, व्यवसायी हैं, समाजसेवी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक समय था, बड़ा नारा चला था, चलता है हाथी उड़ती है धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। फिलहाल आप वर्तमान में क्या देख पा रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी हम कहें कि बुंदेलखंड के इलाके में बड़ी दम भरती थी। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और भविष्य की आपकी क्या प्लानिंग है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, राजनीति में सभी पार्टियों में उतार चढ़ाव आते हैं और आज भी हमारा नारा वही है कि चलता है हाथी उड़ती है धूल और ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने भी 50 साल 60 साल राज किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का दौर है और हमारा भी समय आएगा और उसके लिए हम प्रयासरत हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी, तो मैं आपको बता दूं कि लोगों की सत्ता की बात होती है, पर बहुजन समाज पार्टी व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। और व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन मैं इसलिए कहूँगा इसको, क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की जो मूल भावना है कि लिंग, धर्म, जाति, हर चीज़ से हटके पूरा मतलब व्यक्ति, लोग, भारत की जो प्रस्तावना है वो लोग, हम भारत के लोगों को समर्पित है। तो आप बहुजन समाज पार्टी को देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी है उसमें जैसे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी में SC ST प्रकोष्ठ होते हैं, OBC प्रकोष्ठ होते हैं, महिला प्रकोष्ठ होते हैं। ऐसा बहुजन समाज पार्टी में नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक अकेली बहुजन समाज पार्टी है जिसमें महिला और सभी जाति के लोग समाहित होते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या होता है कि वहाँ जाति के अलग अलग संगठन हैं और जाति के साथ साथ महिलाओं को भी अलग उन्होंने रखा है। तो ऐसा बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक दिन भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उसको पूरा करने का काम करेगी। देखिए, अभी दलित वर्ग की बात हो या फिर संविधान की, दोनों ही दल, प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस झंडा उठाए अभी तो चल रहे हैं। संविधान की बात होती है तो बोलते हैं सबसे बड़े संविधान के रक्षक तो हम हैं। जब दलित वर्ग की बात आती है, दलितों के बसिया तो हम हैं, यही उनके सामने बयान आ रहे हैं। इसे बीएसपी कैसे देखती है? देखिए, ये छलावा है। और आप कांग्रेस को देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर जब थे और जब उन्होंने संविधान बनाने की बात कही तो उस समय भी उनको संविधान सभा में प्रवेश नहीं मिला। बाबा साहब जीते जी कांग्रेस के दौर में कभी उनको चुनाव नहीं जीतने दिया। तो ये सारी बातें छुपी नहीं हैं, पर आज वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो SC ST और अम्बेडकरवादियों की संख्या पूरे देश में बढ़ रही है और लोग बाबा साहब को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है, संविधान के प्रति लोगों की समझ बढ़ रही है। तो इसलिए वो संविधान को लेकर अपना प्रोपोगंडा बना रहे हैं। बाकी छले दोनों ने बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन किए हैं, बहुत ज़्यादा बाबा साहब की मंशा के अनुसार। जैसे निजीकरण वाला मामला है, बाबा साहब नहीं चाहते थे। संविधान की मूल मंशा ये है कि राष्ट्रीयकरण हो, और राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद ही देश में तरक्की हुई, पर निजीकरण कांग्रेस भी लाई, भाजपा भी लाई। तो बाबा साहब और संविधान की मंशा के अनुसार काम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ छल है। दोहरे जी, आप जो है सरकारी नौकरी में थे, वन विभाग में आपने नौकरी करी है और आपने उस सरकारी नौकरी से इस्तीफा देके आपने बहुजन समाज पार्टी ही क्यों चुना? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही ये बात कि जो मैं आपको बता दूं कि जब दलित अत्याचार की बात हो, पिछड़ों पे अत्याचार की बात हो या महिला अत्याचार की बात हो, तो अत्याचार जब होते हैं तो आप देखते हैं कि उनकी आवाज़ उठाने वाला ना तो कांग्रेस में होता है ना भारतीय जनता पार्टी में होता है। वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो जो अत्याचार करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जुड़े होते हैं। जब अगर आवाज़ उठाने की बात आती है और जो नेता अगर उनके पक्ष में खड़े होते हैं तो निश्चित है उनसे जो ताकतवर पूंजीपति या सामंती वर्ग है, जातिवादी वर्ग है, वो उनसे नाराज़ हो जाएगा। इसके डर के मारे वो नहीं करते। पर बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल जो ज़मीनी स्तर का आदमी है, जो सबसे लास्ट पायदान का आदमी है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम करती है और ये परवाह नहीं करती कि कौन नाराज़ होगा, कौन खुश होगा। जिसके साथ अत्याचार हुआ है तो उसकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी को चुना, क्योंकि हम गरीबों को न्याय दिलाने का काम यहाँ रह के कर सकते हैं। क्या भविष्य में आपको ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो है सरकार बन सकती है, सत्ता बन? बिल्कुल बनेगी। जब मान्यवर कांशीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई तो लोग कहते थे कांशीराम तो पागल हो गया, इस देश में अम्बेडकर और ये साहू फुले की विचारधारा से कभी सरकार बनेगी। पर जब हम उत्तर प्रदेश में 4 बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, तो सरकार बनना बदलाव आता है और बदलाव आएगा। निश्चित बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूरे देश में होगी। ऐसी हम मेहनत भी कर रहे हैं और ऐसी कल्पना भी करते हैं। अतिराज जी, आपसे सवाल है कि आपने जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करी है, लेकिन आपने नौकरी ना करने की वजह, उस दिशा में ना जाने की वजह, आपने व्यापार ही क्यों चुना?
सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस मंच पे अपना साझा करने का समय दिया। ऐसा है कि मेरे पिताजी का भी बिजनेस जो चलता आ रहा है, पृष्ठभूमि उन्हीं की है, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब उसी बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए, उसमें ही बिज़नेस को आगे बढ़ाए, क्योंकि मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसमें युवाओं को रोज़गार दिया जाए उसमें भी, क्योंकि जो काम है मेरा वो कोई मशीनरी से नहीं होता है, उसमें मतलब हाथ से ही काम होने वाला मतलब वो काम है। इस चक्कर में मैंने चाहा कि उस बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए और उसी में मैं थोड़ा इछावर क्षेत्र मतलब रोज़गार का वो दूँ, इस कारण मैंने नौकरी के उधर ना जाते हुए व्यापार की ओर अपना वो रखा। और मुझे वैसे मतलब व्यापार में ही थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने MBA करा हुआ है, उससे ही मैंने रोज़गार के उससे वो करा, तो मेरे को थोड़ा सा नॉलेज भी उसका हुआ, इस कारण से मैंने व्यापार की ओर चुना। पिताजी ने नाम ही रख दिया था अतिराज, तो फिर हट के कर रहे हैं आप। दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे किस तरह का आपका काम है, कैसे आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं, लोगों को कैसे रोजगार मिलता है आपका? मतलब जो मेरा काम है, जो टीन से जो चादर है, जो उससे मतलब प्रोडक्शन जो मतलब जो चीज़ें बनती है, बिस्तर रखने की पेटियां बनती हैं, अनाज रखने की कोठियां बनती है, जो रोल अपने पूरे रोल आते हैं, हमारे बाहर से रोल आते हैं, उसको फिर हम उसको पूरा बनाते हैं। मतलब जो लेबर है उसको पूरी पेटियां बनाती है, कोठियां बनाती है, डब्बे बनाते हैं, ये पूरा काम मशीनरी से बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम ये चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा सीखें, उसको बनाना भी सीखें, लेबर भी सीखें, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि मशीनरी बहुत ज़्यादा बिल्कुल, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि हम मशीनरी युग में हैं और कहा जा रहा है कि भविष्य में तो सब कुछ मशीन से ही होगा, रोबोट ही काम करेंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये जो हाथ हैं, लोगों की जो मजदूरों के हाथ हैं, वही इसको कला को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? वही मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्शन है ना, वो उससे हो ही नहीं पाएगा, मतलब मशीनरी से हो ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है, क्योंकि वो हाथ से ही बन सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो हाथ से ही बनाना पड़ती है उसको, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मशीन से ही अपन बने। तो इसलिए लेबर के कितने हाथ काट दिए आप खुद देख रहे होंगे कि इस समय मतलब समय बचाने के कारण लेबर दर दर भटक रही, जो अपना रोज़गार कम होता जा रहा है, जो लोगों को कह रहा है ना अपन कि नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो इसमें मशीनरी का बहुत बड़ा वो है। समय बचाने के कारण अपन उस चीज़ को वो हो रहा है, मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें। देखने में आता है कि आपका राजनीति में भी झुकाव है, तो आपने राजनीति में झुकाव है, आपको राजनीति में आपका क्या भविष्य दिखता है? राजनीति में भविष्य देखते मतलब जिस पार्टी से मैंने क्योंकि जो पार्टी मैंने बीजेपी पार्टी से मैं मतलब जुड़ा हुआ हूँ, और बीजेपी पार्टी मुझे जो दिख रही है वो क्या है कि तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को भी कहाँ से कहाँ पहुँचा दे बीजेपी पार्टी, कोई भरोसा नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर भविष्य में मुझे कुछ मौका देगी तो मैं आगे कार्य करूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अधूरे जी, आप बताएं कि मध्य प्रदेश में जो है बहुजन समाज पार्टी का आप क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के भविष्य की आप बात करें तो मैं तो वर्तमान में भी ये कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी का नाम ही काफ़ी है। आज भी जब तक नीला झंडा जिस क्षेत्र में ऊंचा हो जाता है तो लोगों की जो शोषित वंचित समाज पे प्रताड़ना करने वाले लोग होते हैं, उनके छक्के छूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ बहुजन आंदोलन मजबूत है और ये चाहे इनकी सरकार हो या ना हो, या ये फिर इनके विधायक सांसद पार्षद हों या ना हो, पर ये लोग पूरी मुस्तैदी से जनता के मुद्दे को लड़ते हैं। और मध्य प्रदेश में भविष्य में हमारे पहले 11 विधायक भी रहे हैं और बड़ा अच्छा वो रहा है, पर धीरे धीरे कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन अब आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है और मुझे लगता है कि 2028 में हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने जो है विधायक का चुनाव लड़ा था और उसमें आपको जो है 4500 वोट मिले थे, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीहोर के बारे में अगर आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी को कभी 700, कभी 800, कभी 1000 वोट मिलते थे। मैंने चुनाव लड़ा, मुझे 4500 के लगभग वोट मिले। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 3000 वोट बढ़े हैं और ये कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बढ़ा, लोगों तक मैंने विचारधारा पहुंचाने का काम किया है। तो आज आप देख रहे हैं कि जब हमारी ताकत, बहुजन समाज पार्टी की ताकत के कारण आज कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है और नारे लगा के रैली निकालनी पड़ रही है कि जय बापू जय भीम। वहाँ भी छल कर दिया, वहाँ भी बाबा साहब को पीछे कर दिया, उन्होंने गांधी जी को आगे कर दिया। तो ये तो छल की राजनीति है, इसको हमें बताने का काम करेंगे तो लोग समझ जाएंगे। तो बड़ा मतलब हमारे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बड़े पैमाने पर तैयारी है और मध्य प्रदेश में निश्चित हम ऐसे प्रयास करेंगे कि अगली सरकार में हमारी भागीदारी हो। दोहरे जी, एक और संकट है,
बीजेपी कांग्रेस तो है ही, लेकिन आप जिस नीले झंडे की बात कर रहे थे ना, ये झंडा लेके आप और संविधान लेके आजाद चल रहे हैं आगे। नहीं, कोई भी चले। देखिए, ये तो समय समय पे बाबा साहब अम्बेडकर के समय भी काजोलकर जैसे लोग थे, जिन्होंने काजोलकर ने बाबा साहब को चुनाव हरा दिया था। जो कांग्रेस के एजेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी ने 25,000 देके बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ाया था। तो ऐसे कई लोग आएंगे जाएंगे, पर जो मूल ताकत है बहुजन समाज पार्टी की, वो पूरे देश में है और उसको कोई हिला नहीं पाएगा। बीजेपी पास में है आपके, कह रही कि अंतिम पंक्ति से कहीं भी उठा के फ्रंट में ला देती है। नहीं, वो ऐसा नहीं, इसलिए कह रहा है कि जो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, जो तीसरी पंक्ति से मुख्यमंत्री बन गए हैं। पर आपको मैं बता दूं, तत्काल में ये उदाहरण देखिए, नहीं, मैं उदाहरण में बता रहा हूं उसी उदाहरण का, लेकिन उसका आप इसे उदाहरण मानते हैं? बिल्कुल, उनको बनाया मुख्यमंत्री। पर अभी हाल सुप्रीम कोर्ट ने, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने 14% से 27% ओबीसी आरक्षण की बात कही है। उसको उनकी चू नहीं निकली, क्योंकि वो मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से तो आते हैं। बीजेपी जो है, बीजेपी के यहाँ पर ओबीसी समाज से तो आते हैं, पर ओबीसी की बात नहीं रख सकते। ओबीसी वर्ग की बात जो है, 27% आरक्षण की बात जो है, क्या तैयारी कर रही है बीजेपी? क्या मिलेगा? मिलेगा साहब, बिल्कुल पूरी तैयारी है कि वो उसमें अब बहुत सारे अंदर की अब वो है, मतलब उसमें चल रहा है पूरे, और भी मीटिंग उनकी सब चल रही है, आगे जल्दी से जल्दी उसमें मिलेगा। चलिए, पार्टी को हम साइड में रखते हैं, तो आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या आप इसमें कोई काम कर रहे हैं? क्या जो वर्ग को मिलना चाहिए, हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि जो तकनीकी खामियां हैं वो दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की तकनीकी खामी है? उसमें प्रश्न थोड़ा सा समझ नहीं पाया मैं आपका। जी, जो 27% ओबीसी आरक्षण का जिक्र चला है, क्या कर रही है आपकी पार्टी उसकी तैयारी? उस पार्टी में तो मतलब पार्टी का ये कहना है कि जो आरक्षण जो बता रहे हैं आप कि आरक्षण 27% है, उसमें तो ठीक मान रहा हूँ कि मैं करेंगे उसको जल्दी से जल्दी उसमें। राष्ट्रीय परिदृश्य में आप जो है बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका मानते हैं? देखिए, राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, और सभी राज्यों में हमारी पार्टी लगभग हराने जिताने की भूमिका तो निभाती है। जीतने हम ना पाए तो हम किसी को हराने और जिताने की ताकत हम पूरे देश में रखते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के बिना देश में किसी की सरकार बनना और बिगड़ना, ये हमारे बिना संभव नहीं है। हम अगर सरकार में शामिल नहीं होंगे तो जिसकी चाहे उसकी सरकार भी बना सकते हैं। तो तमाम समीकरण हैं वो बनाए रखेंगे? बिल्कुल बनेंगे, और हम पहले अपना सरकार का प्रयास करते ही हैं, लेकिन अगर समीकरण बनते बदलते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं। अतिराज जी, आपसे आखिरी सवाल है मेरा, क्या देख पा रहे हैं सीहोर का भविष्य, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के भविष्य की बात कर रहे हैं और इसकी संभावनाएं तलाशने के लिए सीहोर पहुंचे हैं। सीहोर के भविष्य में तो जिस हिसाब से अभी रोजगार, युवाओं को रोजगार के लिए कंपनीज फैक्ट्रीज का भी जल्द से जल्द, आपने देखा होगा झागरिया रोड पे जो इंडस्ट्रियल पार्क एरिया जो है, वहाँ पर बहुत सारी आईटीसी कंपनी वगैरह सब आई हैं। जल्दी से जल्दी यहाँ पे रोजगार के पूरे आयाम पूरे तरीके से पूरे सीहोर ज़िले में करेंगे, जिसमें 4 विधानसभाएं, चारों विधानसभाओं में आपने देखा होगा कि जो अपना आष्टा विधानसभा है, जो गेल का जो प्लांट लगने वाला, उसमें कई रोजगार के आपने वो आएंगे, मतलब रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसमें मार्केटिंग व्यापार भी बढ़ेगा, सभी तरीके से व्यापार में भी कुछ वो सुधार आएंगे। ऐसे करते हुए पूरा भविष्य उसका, सीहोर का भविष्य इस प्रकार नजर आएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। बहुजन समाज पार्टी के कमलेश दोहरे जी हमारे साथ थे, साथ ही अतिराज खींची जी जो व्यवसायी हैं, समाज सेवी हैं और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल।